की दिशा हम बता सकते थे। आज हम देखेंगे कि यदि हमें धारा की दिशा पता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो, तो कैसे हम चुंबकीय बल की दिशा बता सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। इसके लिए हम दो नियम काम में लेते हैं। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो ये कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो ये कहता है कि जब भी कोई आवाज आ रही है ना बच्चों, कट तो नहीं रही है? आ रही है। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हमें किसी चालक तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बोलने वाला हूं। कोई चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, यदि आपको उस चालक तार में विद्युत धारा की दिशा पता हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो, चालक तार में विद्युत धारा की दिशा पता हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो, तो आप आसानी से जो चुंबकीय बल की दिशा है जो कि धारावाही चालक तार पर कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार रखा हुआ है। धारावाही चालक तार का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य करता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के अंदर है तो इस चालक तार पर भी वो बल कार्य करेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ होगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। इसे लॉरेंज बल भी कहा जाता है। ठीक है, ये लॉरेंज बल का ही एक रूप है। एक आवेश पर जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करता है वो लॉरेंज बल का ही एक भाग है, लेकिन फिलहाल हम इसको चुंबकीय बल ही कहेंगे। तो इसी प्रकार से जो धारावाही चालक तार है उस पर भी एक बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। इस चुंबकीय बल की दिशा हम बाएं हाथ से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग ने यह नियम दिया था, इसलिए इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम की दो मुख्य शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि इस नियम से हम केवल और केवल चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, हम धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कोई इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि आपको कुछ कंडीशंस ऐसी दी हुई हो जिसके कारण आप शायद निकाल पाए तो एक बात अलग है, लेकिन हर परिस्थिति में यह नियम केवल चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लिया गया है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस नियम का उपयोग केवल और केवल तब किया जा सकता है जब चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक तार में धारा की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा बायां हाथ है, और बायां हाथ जो होता है उसकी जो पहली उंगली होती है, 5 उंगलियां आप सब जानते हो बाएं हाथ में, ये एक अंगूठा है। मेरे पेंटिंग पर मत जाना, मेरी पेंटिंग बॉडी बहुत खतरनाक है। तो ये आपका बायां हाथ है मान लीजिए, और ये बाएं हाथ की ये 4 उंगलियां और एक अंगूठा है। तो ये जो उंगली है, पहली उंगली जो है, इसको हम कहते हैं तर्जनी उंगली। पहली उंगली को हम क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली, यानी तर्जन यानी गुस्से वाली उंगली। आप सब जानते हो जब गुस्सा आता है तो हम पहली उंगली दिखाते हैं, देख लूंगा तेरे को। दूसरी जो उंगली है इसको हम कहते हैं मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर। दिस इज फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली। ये जो तीसरी उंगली है इसको रिंग फिंगर। आपने देखा होगा सगाई की अंगूठी इसी में पहनाई जाती है। और ये जो सबसे लास्ट वाली उंगली होती है इसको हम कहते हैं लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली। ठीक है, और ये जो भाग है इसको कहा जाता है अंगुष्ठ यानी कि अंगूठा। ठीक है, अब ये नियम कहता है, पहले आप इस चित्र से समझेंगे फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ये नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, नंबर 1 बात।
और पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करती हो, तो अंगूठा सदैव ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हो, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती हो, तो अंगूठा सदैव ही चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करता है। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। आप मुझ पर ध्यान दीजिएगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको ये जो है वो हो सकता है राइट दिखाई दे, लेकिन ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मैं इसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं। आप देखें कि ये फर्स्ट फिंगर है यानी कि तर्जनी उंगली, ये मिडिल फिंगर है यानी कि मध्यमा उंगली, और ये है अंगूठा। मैंने ये तीनों के एक दूसरे के लंबवत फैला दिया। आप देख सकते हो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी को व्यक्त करती है। ये उंगली धारा की दिशा यानी आई को व्यक्त करती है, और ये उंगली फोर्स यानी कि एफ को व्यक्त करती है। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये बी, ये आई, और ये लास्ट अंगूठा एफ। तो देखो मैं इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। इस हाथ को मैं यूं रखता हूं, मध्य में उंगली मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो याद रखने का सेंटेंस बता रहा हूं। मैंने कहा, मैं यानी आई, ये उंगली आई हो गई। मैंने कहा बी यानी ये पहली उंगली, एफ यानी अंगूठा, बी एफ से पहले आता है। नीचे कौन है, ये उंगली, नीचे ये उंगली है, ये अंगूठा ऊपर है, तो हम कहेंगे भाई ऊपर है वो एफ हो गया, और जो नीचे है वो बी हो गया। अल्फाबेट में बी पहले आता है और एफ बाद में आता है, तो हम क्या कहेंगे, मैंने कहा यानी आई, ये उंगली आई हो गई, बी पहले आता है, एफ बाद में आता है। मैंने कहा बी पहले आता है, एफ बाद में आता है, यानी कि ये उंगली आई यानी धारा हो गई, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये फोर्स की दिशा हो गई, ठीक है। अब इसे अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इस नियम को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आप देख रहे होंगे यहां पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ये दोनों आप देख सकते हैं एक दूसरे के लंबवत है। ये जो स्टील का पेन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, विदाउट कैप वाला, सोचो कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। और ये जो दूसरा पेन है, ये जो पेन है इसमें, ये जो पेन है इसमें जो निब की दिशा है वो सोचो धारा की दिशा है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। इस बाएं हाथ की पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया। अब दूसरी उंगली, ये उंगली, इसको धारा की दिशा में रखना है। तो देखो इसको मैं घुमाता हूं, घुमाता हूं, घुमाता हूं, घुमाता हूं, घुमाता हूं, ये धारा की दिशा में ले गया। ये उंगली धारा की दिशा में हो गई, तो अंगूठा किधर आ जाएगा, नीचे की ओर। अंगूठा किस तरफ आ गया, नीचे की ओर, यानी चुंबकीय बल की दिशा हो गई नीचे की ओर। ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये उंगली धारा की दिशा में, ये अंगूठा नीचे की ओर विद्युत बल की, चुंबकीय बल की दिशा में। और अगर ये धारा की दिशा में बदल दूं, ये बदल दिया, ठीक है, ये मैंने धारा की दिशा बदल दी, तो देखो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये दूसरी उंगली है ये धारा की दिशा में हो गई, आप देख सकते हो। तो ये अंगूठा किस तरफ आ रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि ये हो गई चुंबकीय बल की दिशा। इसी प्रकार से अगर मैं और चेंज करूं, ठीक है, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये धारा की दिशा हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हमने क्या कर दिया, पहली उंगली रख दी। अब मध्यमा उंगली को कहां ले जाना है, धारा की दिशा में। तो मैं थोड़ा सा हाथ को यूं घुमा देता हूं, आप देख सकते हो मेरा हाथ ये घुमा हुआ है। ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये दूसरी उंगली धारा की दिशा में। तो नीचे की तरफ जो अंगूठा है वो किस तरफ आ जाएगा हमारे पास में, चुंबकीय बल की दिशा में आ जाएगा। एक और ले लेते हैं हम, ये मान लीजिए मैंने इसको घुमा दिया। अब धारा की दिशा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने पहली उंगली रखी, ये दूसरी उंगली को मैंने रख दिया धारा की दिशा में। तो ये जो ऊपर की ओर तरफ अंगूठा है ये चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये बाएं हाथ से आपको करना है। ये आपको किससे करना है, बाएं हाथ से करना है। तो बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथमा उंगली यानी कि तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे को दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैलाएं
कि ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यम उंगली धारा की दिशा को इंगित करते हो, तो अंगूठा सदैव ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। ये बाएं हाथ का नियम। ये कौन सा नियम है? बाएं हाथ का नियम। अब हम समझेंगे एक और नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का जो नियम है वो भी चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के ही काम में आता है। वो भी चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के ही काम में आता है। तो जब हमारे पास में बाएं हाथ का नियम है, तो दाएं हाथ का नियम हम क्यों काम में लें? इसलिए कि बाएं हाथ को हर दिशा में घुमाना संभव नहीं है। कुछ दिशाएं ऐसी जिसमें बाएं हाथ नहीं घूम पाएगा इजीली, दायां हाथ इजीली घूम जाएगा। तो ये जो नियम है ये क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ, सीधे हाथ की चारों उंगलियों को और अंगूठे को इस प्रकार से फैला लें, यानी हथेली को पूरा खोल लें, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। चारों उंगलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा है यानी ऊपर की ओर, ये दिशा सदैव चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेगी। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी देखते हैं। ये हमारे पास में ये मेरा सीधा हाथ है, आप देख रहे होंगे। ये नियम कहता है कि यदि ये चारों उंगलियां धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा है, हथेली से धक्का देने की जो दिशा है, वो दिशा सदैव ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है। अब मैं यहाँ एक उदाहरण ले रहा हूं, शायद इस उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप देख रहे होंगे पहले की तरह मैंने यहाँ पर दो पेन रख दिए हैं। ये नियम भी तभी काम करेगा जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। ठीक है। ये मेरा सीधा हाथ है। हमें क्या करना है? मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है पेन, और ये जो पेन है ये धारा की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों उंगलियां रखी, अंगूठा धारा की दिशा में रखा, तो हथेली से धक्का किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर की तरफ की दिशा है, यानी इसके लंबवत यूं ऊपर की तरफ दिशा, ये चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेगा। मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूं। ये हो गया अब किसकी दिशा हमारे पास में? ये दिशा हो गई हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये दिशा हो गई हमारे पास में धारा की दिशा। तो मैं भी थोड़ा सा घूम जाता हूं, और देखिए मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों उंगलियां रख दी, लेकिन ये जो उंगली है ये धारा की दिशा में नहीं है, तो मैं इसको धारा की दिशा में ले जाता हूं। ये धारा की दिशा में ले गया। अब आप देख सकते हो कि चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और अंगूठा धारा की दिशा में है, तो हथेली से धक्का किस तरफ दे पाऊंगा मैं? नीचे की तरफ, यानी जमीन के अंदर। ये जो दिशा है ये दिशा कहलाएगी चुंबकीय बल की दिशा। ये क्या कहलाएगी? चुंबकीय बल की दिशा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम तो तब काम करेंगे जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। अगर धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं हुई तो तब क्या करें? तब ध्यान से सुनना, मैं एक नया नियम बता रहा हूं, आपके बहुत काम आएगा। ये हर सदिश गुणा में काम आएगा। अगर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बी की दिशा, ठीक है, और ये है आपके धारा की दिशा, आई की दिशा। हमने पढ़ा था आई एल क्रॉस बी बराबर होता है एफ। तो आपको क्या करना है? अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ की चारों उंगलियों को इस आई की दिशा में रखना है, और चारों उंगलियों को घुमाते हुए मुट्ठी इस प्रकार से बंद करनी है कि ये उंगलियां घूम करके बी की तरफ चली जाए। तो मुट्ठी बंद करने के बाद में जो बचा हुआ अंगूठा, बाहर निकला हुआ जो अंगूठा होगा, वो सदैव चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेगा। अब इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं एक बात, क्योंकि वर्बली समझने में और प्रैक्टिकली समझने में बड़ी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। आप देख रहे होंगे ये मेरा सीधा हाथ है, ठीक है। एक मिनट के लिए मान लो, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि जो धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, इस ओर, ये इस ओर, यूं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये मेरी नाक के ऊपर की तरफ तो हो गया धारा की दिशा, ठीक है, और ये जो दो लाइन से इस तरफ जा रहा है ये हो गई है मेरे
किसकी दिशा? ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब अगर मुझे चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है तो नियम क्या कहता है कि आई एल क्रॉस बी है। आई की दिशा में चारों उंगलियां रखो, ये उंगलियां चारों रख दी मैंने आई की दिशा में, और इनको घुमा करके मुझे कहां ले जाना है? बी की दिशा में। ये घुमाया और बी की दिशा में ले गया। तो ये जो अंगूठा है, बाहर की तरफ निकला हुआ जो अंगूठा है, यानी कि मेरे शरीर के अंदर जो प्रवेश कर रहा है, ये चुंबकीय बल की दिशा को कहता है, चुंबकीय बल की दिशा को। एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं वही उदाहरण पेन का काम में लूंगा। ये मान लीजिए आपके पास में है। अब मैं आपसे पूछूंगा, इतनी देर तक मैं अपने हिसाब से मान रहा था, अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बच्चों, इनमें से ये जो आयरन वाला पेन है और ये जो दूसरा प्लास्टिक वाला पेन है, इन दोनों में से किसको हम धारा की दिशा माने और किसको हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माने? आप में से कोई भी एक बोल के बताओ। हेलो, हाँ बोलो, अंकित छिपा बोलेगा। चलो मैम सर, अंकित धारा छिपा, की दिशा वो आयरन का पेन है। ठीक है। आयरन के पेन को इसने कहा धारा की दिशा मान लीजिए और दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। हाँ आप सर। भी अपने राइट हैंड से करके देखें, आप भी बता पाओगे। आप भी अपने राइट हैंड से करके देखिएगा। ये मैंने चारों उंगलियों को कहा रखना है मुझे? आई की दिशा में। तो ये चारों उंगलियों को मैंने घुमा दिया आई की दिशा में, ठीक है। अब मैं अपनी हथेली को इस प्रकार से मोड़ूं कि जब भी मैं हथेली को घुमाऊं तो वो किस तरफ जाए? ये बी की तरफ। तो देखो ये मैंने घुमा दिया, अब बी की तरफ जा रही है मेरी उंगलियां घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो नीचे की तरफ ये जो अंगूठा आ रहा है, ये जो नीचे की तरफ अंगूठा आ रहा है, ये चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अब बी की दिशा ये है, ठीक है। तो देखो ये मैंने अपनी चारों उंगलियां ली और किस तरफ रख दी? चारों उंगलियां धारा की दिशा में, चारों उंगलियां घुमा करके कहां ले जाना मुझे? बी की दिशा में। ये घुमाया और देखो बी के पास पहुंच गई। तो ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ अंगूठा है, ये हमेशा चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेगा। क्या आप भी, आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है या अंदर की तरफ आ रही है? मेरे तो स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही। पक्का है? एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इसको देख करके, जो मैंने नियम बताए, अपनी चारों उंगलियों को कहां रखना है? धारा की दिशा में। उनको घुमा करके कहां ले जाना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ये जो पेन है ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, दाईं ओर आ रही है, बाईं ओर आ रही है, किस ओर आ रही है? ऊपर की ओर का मतलब मोबाइल के ऊपर नहीं, मोबाइल से बाहर निकलते हुए। नीचे की ओर का मतलब मोबाइल के अंदर जाते हुए। दाईं ओर यानी मोबाइल के लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और बाईं ओर यानी मोबाइल के राइट में, लेफ्ट में, सॉरी। बताओ किस ओर आ रही है दिशा? मोबाइल में ऊपर की ओर आ रही। वेरी गुड, बिल्कुल इस बच्चे ने सही बताया है। देखो हम भी देख लेते हैं। ये मेरा राइट हैंड है, आप देख रहे होंगे। चारों उंगलियों को मैंने धारा की दिशा में रखा, घुमाकर मैं कहां ले गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा कहां आया मेरा? बाहर की तरफ, यानी मोबाइल से बाहर निकलते हुए। ये मोबाइल से बाहर निकलते हुए मेरा अंगूठा आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा है, वो हम तब भी ज्ञात कर सकते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारावाही चालक तार में विद्युत धारा एक दूसरे के लंबवत नहीं हो। जब लंबवत हो तो हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम काम में लेना है। और जब ये लंबवत नहीं हो तो हमें सदिश गुणा वाला नियम काम में लेना, जो कि अभी लास्ट में हमने देखा है। बच्चों आपको ये तीनों नियम समझ में आए या नहीं आए? बताइए मुझे, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। यस सर, आ गए। आ गए? चलो अच्छी बात यस। है। ये तीनों आपको समझ में आ गए हैं। तो अब हम इससे आगे और बढ़ते हैं। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर मैं बात करूं F बराबर
F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के। ठीक है, मान लीजिए कि जो आवेश है उसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है। सपोज एक आवेश आया और यहां पर इसने इस दिशा में प्रवेश किया, कहीं से भी आया, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं कहां से आया, लेकिन इसकी गति की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी V और B के बीच के जो कोण है वो है 0। तो यहां साइन थीटा में थीटा का मान रख दीजिए 0। जैसे ही मैं थीटा का मान 0 रखूंगा तो साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, बताओ मुझे। साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 0 का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ऐसी अवस्था में ये जो F है इसका मान कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, अब मुझे अपने विवेक का, स्व विवेक का को काम में लेते हुए मुझे बताओ कि ये जो कण है इस पर बल तो 0 लग रहा है, अब इस कण का क्या होगा, क्या ये गतिशील रहेगा या रुक जाएगा, रुक जाएगा क्या सर। होगा, क्या होगा बच्चों, रुक जाएगा। एक बच्चे ने उत्तर दिया है रुक जाएगा, और कोई, और कोई, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपका आंसर अगर नहीं आपको आ रहा है, आप तुक्के मार रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। सर सामान्य गति करेगा। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि यदि ये गतिशील था तो अब ये गतिशील ही रहेगा तब तक जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। क्योंकि इस पर बाह्य बल का मान 0 है, इसलिए ये गतिशील ही रहेगा, यानी कि ये अपने पथ में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये गतिशील रहेगा। ये जो वेग है, ये इस वेग, ये जो कण का वेग है या कण अपने वेग को बनाए रखेगा और कण जो है वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, जो कण का वेग है वो उसे गतिशील रखने का प्रयास करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो वेग होता है वो उसे रैखिक गति प्रदान करता है। हालांकि ये गति कहां से आई है, इसमें पहले की जो गति थी वही गति है, अलग से कोई इस बल की, आप सोच रहे होंगे बल नहीं लग रहा फिर ये गति क्यों कर रहा है। न्यूटन का गति का नियम कहता है कि बल नहीं लगेगा तो जैसी अवस्था में वैसा ही रहेगा, यानी गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, ये गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए कि एक बॉल को, या एक व्यक्ति है, उसे थोड़ा सा हम धक्का दे देते हैं, एक फिसलन वाली जगह है, उस जगह पर हल्का सा धक्का हमने दे दिया, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, हल्का सा हमने धक्का दे दिया और धक्का दे करके हमने उसे छोड़ दिया। उस व्यक्ति के पास में सपोज वो व्यक्ति गिर नहीं रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, और ना ही कोई आसपास ऐसी सतह है जिसको पकड़ करके वो रुक सकता है, तो क्या होगा बताइए, सोचो, इमेजिन करके बताओ क्या होगा। सर वो फिसलने लगेगा। वो फिसलता ही रहेगा, पर आपने तो बल शुरुआत में ही लगाया, बाद में तो आपने बल लगाया ही नहीं, फिर वो फिसल क्यों रहा है, अब तो उसको रुक जाना चाहिए ना, आपने तो बल लगाना बंद कर दिया। क्योंकि शुरुआत में जब आपने उसको बल लगाकर गति प्रदान की और फिसलन वाली जगह पर उसे रोकने के लिए आवश्यक घर्षण बल नहीं था, यानी बल अनुपस्थित था, यानी उस पर लगने वाले कुल बलों का मान 0 था, इस वजह से वो अपनी स्थिति को बनाए रख रहा था, यानी कि वो गतिशील था, तो वो गतिशील ही था। और इसीलिए फिसलन वाली जगह पर आप अपने पांवों को बड़ी धीमी गति से रखते हो, धीमे धीमे रखते हो कि नहीं रखते हो, फिसलन वाली जगह पे धीमे धीमे पांव रख के चलते हो ना, क्यों, इसलिए कि वहां घर्षण बल नहीं है। अगर आपने तेजी से पांव रख दिया तो आपका पांव जो गतिशील था वो गतिशील ही रहेगा और आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। अगर धीमे से पांव रखोगे तो आपका पांव लगभग स्थिर होगा और उस फिसलन वाली जगह पर बल की अनुपस्थिति में वो स्थिर ही बने रहेगा, यानी कि आप फिसलोगे नहीं। इसलिए कहते हैं फिसलने वाली जगह पर तेज तेज नहीं चलना चाहिए,
पांवों को उठा उठाकर धीरे धीरे रख कर चलना चाहिए। तो यहां पर भी ये जो आवेश है वो गतिशील क्यों है? क्योंकि ये पहले से गतिशील, इसलिए लगातार गतिशील रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेग का वो घटक या वेग का वो मान जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, आवेश को रेखिक गति कराता है। इसी प्रकार से अगर कोई पिंड चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक 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 चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक आवेश आया, ये जो मैंने क्रॉस बनाया है, इस क्रॉस का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। इस क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जिस पृष्ठ पर ये मैंने बनाया है उस पृष्ठ के लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। किस ओर है? अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की ओर, ठीक है। और ये आवेश जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं यहां पर इसको एक अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप जो है वो मेरे इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मैं फिर से वही तरीका काम में लूंगा। ये हमारे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश है जो गति कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। कहां पर है? धरती के अंदर की तरफ, ठीक है। धरती के अंदर है चुंबकीय क्षेत्र। जो क्रॉस क्रॉस से हम बना रहे थे, क्रॉस क्रॉस से, वो अंदर की तरफ है। मैं एक क्रॉस यहां बना देता हूं, दिखेगा नहीं आपको, ये मैंने बना दिया। एक क्रॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां पर ये आवेश आता है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अब क्या होगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये बायां हाथ है, ये नियम कहता है कि अगर हम अपने ये पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखूं, ये पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र, ये अंदर की तरफ हो गया चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा में रख दिया मैंने। ये जो दूसरी उंगली है इसको हम धारा की दिशा में। सोचो कि ये जो आवेश है, ये कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो धनावेश की जो गति की दिशा होती है वही उसके धारा की दिशा भी होती है। तो धारा की दिशा भी इधर ही है। तो पहली उंगली को मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर रखा, ये दूसरी उंगली से धारा की दिशा में रखा, तो चुंबकीय बल किधर लगेगा? इस ओर, इस ओर लगेगा, इस ओर लगेगा। अब जैसे इस ओर लगा तो ये जो पेन है यानी कि आवेश है वो थोड़ा सा यूं मुड़ गया, आगे जाकर के यूं मुड़ गया, आगे जाकर के मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि इस पर इस दिशा में बल लगा। लेकिन जैसे ही ये पेन इस दिशा में मुड़ा तो मुड़ने पर क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र तो वही था लेकिन अब धारा की दिशा बदल गई। या पेन यानी कि आवेश जिस दिशा में गति करेगा उधर ही तो धारा की दिशा होगी। तो धारा की दिशा अब कैसी हो गई है? इस तरफ हो गई। अब इस तरफ हो गई तो बल भी घूम गया, बल इस दिशा में लग रहा है। अब जब बल इस दिशा में लग रहा है तो ये आवेश आगे गति करते हुए थोड़ा और मुड़ जाएगा, थोड़ा और मुड़ गया, थोड़ा और मुड़ गया। तो देखो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल सॉरी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धारा किस तरफ बह रही है? ये ऊपर की तरफ। तो अब बल इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ये जब आवेश आगे गति कर रहा होगा तो जिस दिशा में इस पर बल लगेगा ये उस दिशा में मुड़ जाएगा। ये थोड़ा सा इस दिशा में मुड़ गया, जैसे ही इस दिशा में मुड़ा तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और धारा इधर, अब ये इस तरफ बल लगेगा। यानी कि ये जो अंगूठा है आप देखोगे पहले ये यूं था, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ। यानी ये अंगूठा हमेशा इसकी गति, कोई आवेश है ये यूं गति कर रहा था, यूं जैसे ये गति कर रहा था तो अंगूठे की दिशा में बल लग रहा था, वो बल इसको अंदर की तरफ मोड़ रहा था बार बार। ये यूं जा रहा था, ये बल अंदर की तरफ मोड़ रहा था, ये बल इसको अंदर की तरफ मोड़ रहा है। और ये बार बार आवेश जो है वो गति करता हुआ क्या कर रहा है? घूम जा रहा है। आपने ऐसा कहीं और भी देखा है क्या? कहीं किसी ने देखा हो ऐसा कि कोई बल ऐसा हो जो वस्तु तो सीधी गति करना चाहती हो, सीधी बाहर जाना चाहती हो, लेकिन वो बल उसे अंदर की तरफ धकेल रहा हो? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, नाभिक में जो बल कार्य करता है। मैं आपको अगर रियलिटी में बताऊं तो ऐसा बल मैं आपको बताता हूं, कुम्हार को घड़े बनाते हुए आपने देखा? वो क्या करता है जब घड़ा बनाता है
तो अंदर की तरफ से एक बल लगाता है जिससे उस मिट्टी के कणों की चौड़ाई बढ़े। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी बात 1 मिनट में। ये बर्तन है और ये बर्तन है, और आप सब जानते हो वो चाकी जो होती है नीचे, वो जब घूमती है तो बर्तन भी घूमता है। ये अंदर की तरफ हाथ से थपकी देता है जिससे ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा फैलने लगता है, यानी ये कण बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसको बाहर से ये हाथ से सहारा देता है जिससे ये फैल नहीं पाता और ये कण वापस अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और आप देखेंगे कि ऐसा करने पर ये जो हिस्सा है इसमें एक गोलाई उत्पन्न हो जाती है। तो जिस प्रकार से ये थपकी इस पर अंदर की ओर बल लगा रही है, ठीक इसी प्रकार से लगातार जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो प्रत्येक बिंदु पर जब ये आवेश यहां था तो ये गति की दिशा यानी धारा की दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो बल इस पर इस ओर कार्य करता है। ये बल इसको इधर मोड़ देता है, जैसे इधर मोड़ता है तो ये आवेश इस दिशा में गति करने लग जाता है। जैसे ही इस दिशा में गति करने लगता है, फिर इस पर बल इस और कार्य करने लगता है, ये इसको थोड़ा और मोड़ देता है, फिर बल इस और कार्य करने लगता है, इसको थोड़ा और मोड़ देता है। और इस प्रकार से जो आवेश की गति है वो हमेशा कैसी होती है, इस पर बल हमेशा कैसा होता है, ये देखो आप इसको ध्यान से देखोगे तो सारे बल किस तरफ लग रहे हैं, केंद्र की ओर। यानी ये जो बल हैं वो केंद्र की ओर कार्य कर रहे हैं, और ये केंद्र की ओर कार्य कर रहे हैं, इस वजह से इन बलों को हम क्या कह सकते हैं, अभिकेंद्री बल। और यही बल इस आवेश को वृत्तीय पथ प्रदान करते हैं। तो अब अगर मैं अल्टीमेटली एक बात कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर जो चुंबकीय बल लगता है, ये जो दिशा हमने देखी थी अंगूठे से, वो किसकी थी, चुंबकीय बल की थी। वो चुंबकीय बल उस आवेश को वृत्तीय पथ प्रदान करता है। और जो बल किसी भी पिंड को वृत्तीय पथ प्रदान करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वही बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, या हम ये कहें कि वही बल अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। यानी कि इस आवेश की वृत्तीय गति में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल ही होता है, चुंबकीय बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अब अगर मैं अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो चुंबकीय बल है उसका मान होता है, चुंबकीय बल का मान होता है F बराबर I L B साइन ऑफ 90। क्यों, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास में I L B। ठीक है, एक और तरीका, ये तो जब हम धारा के हिसाब से ले रहे हैं, अगर हमारे पास में धारा का मान नहीं दे करके चुंबकीय आवेश का ओनली आवेश का मान दिया हुआ है, तो F बराबर होता है QVB साइन ऑफ थीटा। यहाँ थीटा का मान 90 रख दीजिए, तो F बराबर आ जाएगा QVB। मैंने कहा कि ये चुंबकीय बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r, यानी ये mv²/r और QV साइन थीटा दोनों बराबर होंगे। तो QVB साइन ऑफ थीटा बराबर mv²/r। थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसलिए QVB में साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 बराबर mv²/r। साइन 90 बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा QVB बराबर mv²/r। ये v से एक v कैंसिल, क्या बच गया आपके पास में, QB बराबर mv²/r, ये बच गया। यहां से हम mv² नहीं, सॉरी mv रहेगा, क्योंकि एक घात तो कट चुकी है, इसलिए ओनली mv रहेगा। तो हमारे पास में आ जाएगा mv/r। अब अगर मैं चाहूं तो यहां से r का मान निकाल सकता हूं, यानी कण के पथ की त्रिज्या निकाल सकता हूं कि कितनी त्रिज्या के पथ में ये गति करेगा।
ठीक है, यहां से आर को इधर ले जाओ, क्यू बी को नीचे ले आओ, तो आर बराबर हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। ये हो गया कण के पथ की त्रिज्या। अब देखो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कोई डेरिवेशन नहीं है कि आपको कण के पथ की त्रिज्या निकालनी आवर्तकाल, ये बहुत सारे सूत्र हम निकालेंगे अलग अलग जो हमारे काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में या अलग अलग जगह पर। परीक्षा में जब इस पर प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आता है कि जब कोई कण वृत्तीय पथ में गति करता है तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वेग, आवर्तकाल या आवृत्ति के मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्या निकाल ली। अब ये जो वेग v है इसका मान हम निकालेंगे। इस v को इधर ले जाओ, या v को ये रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो आपके पास में हो जाएगा, देखो क्यू बी को अगर मैं इधर ले आऊं तो आपके पास में आ जाएगा क्यू बी इंटू आर, और m को नीचे ले आऊं तो हो जाएगा अपॉन m, इस तरफ ओनली v रह जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन m। तो ये हमने कण के पथ की त्रिज्या और कण का वेग दोनों चीज निकाल ली है। इसको एक बार से फिर से समझ लेते हैं हम कहेंगे कि जो चुंबकीय बल लग रहा है वही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के समान है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल है, तो क्यू वी बी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री है, साइन 90 बराबर 1 होता है, ये हम रख दें तो क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। कण के पथ की त्रिज्या हम निकालें तो समीकरण नंबर 1 से हम कहेंगे क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर में से वी से एक वी कट गया, आर को अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इस v को यही रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो v बराबर हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये तो हमारे पास में आ गया कण का पथ और त्रिज्या। अब अगर मैं आवर्तकाल निकालना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि जब कण एक चक्कर पूरा करता है तो उसमें जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। अब अगर मैं कण की चाल निकालना चाहूं, चाल v, तो चाल v बराबर होता है तय दूरी बटा समय अंतराल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने समय अंतराल को। एक पूरे चक्र में तय दूरी का मान परिधि के बराबर होता है, जितनी परिधि उतनी दूरी तय होगी, परिधि के बराबर ही दूरी तय होगी, क्योंकि परिधि ही एक तरीके से वो पथ है जिसको तय किया जा रहा है। तो परिधि का जो मान होता है वो होता है 2 पाई आर, और समय अंतराल एक चक्कर में लगने वाला समय अंतराल कहलाता है आवर्तकाल टी। तो v बराबर हो गया 2 पाई आर अपॉन टी। अब इस t को इधर ले जाओ और v को नीचे ले आओ। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा t बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यहां r का मान रख दो और t का मान निकाल लो, या v का मान रख करके t का मान निकालो। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। t बराबर 2 पाई अपॉन वी, r का मान हम रख देते हैं, r का मान है एम वी अपॉन क्यू बी। ये v से v कट गया, क्या आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, v का मान रखेंगे, दोनों का एक साथ नहीं रखिएगा, ऐसा नहीं कि r का भी रख दो और v का भी रख, दोनों का नहीं, एक का। t बराबर 2 पाई r, अगर मैं v का मान रखूं तो v का मान होता है क्यू बी आर अपॉन m, ये r से r कैंसिल, m ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से हम आवर्तकाल का मान निकाल सकते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हम पीडीएफ के थ्रू भी। हम जानते हैं एक चक्र में कण का वेग बराबर तय दूरी बटा समय अंतराल। एक चक्र में तय दूरी का मान परिधि के बराबर होता है और समय का मान आवर्तकाल के बराबर होता है, तो v बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। टी को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा t बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू 1 अपॉन वी। यहाँ पर v का मान अगर हम रखें क्यू बी आर अपॉन एम, तो 2 पाई आर अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में, या क्यू बी आर अपॉन एम को ऊपर ले जाओगे तो जाएगा m अपॉन क्यू बी आर, और r से r कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर बच जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, अभी अपन ने इसमें v का मान रखा है, आप चाहो तो इसमें v का मान नहीं रखो, r का मान रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में है कण की आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है वो होती है 1 बटा आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल 1 अपॉन टी। ठीक है, आवृत्ति को स्मॉल एन से व्यक्त कर दो, स्मॉल एन बराबर 1 अपॉन टी, स्मॉल एन बराबर 1 अपॉन टी का मान है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हो गया आवृत्ति का मान, आवृत्ति का मान भी हमारे पास में आ गया। हमारे पास में आवर्तकाल का मान आ गया, आवृत्ति का मान आ गया,
हमारे पास में जो है त्रिज्या का मान आ गया, वेग का मान आ गया। अब हम निकालेंगे कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है एक चक्र में बनाया गया कोण बटा समय अंतराल, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन एक चक्र में कितना होता है? एक चक्र में कोई भी कण 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 2 पाई बटा जो समय लगता है वो आवर्तकाल टी के बराबर होता है। अब यहां पर टी का मान रख दो, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी। टी का मान रखते हैं 2 पाई, टी का मान है क्यू बी अपॉन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टी का मान है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसको ऊपर ले जाओ तो 2 पाई तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कट गया, बच गया आपके पास में ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम। इस तरीके से हम कोणीय आवृत्ति का मान भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमारे पास में जो है कण की आवृत्ति हमें निकालनी, तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है, तो n बराबर 1 अपॉन टी हो जाएगा। टी का मान 2 पाई एम अपॉन क्यू बी रखो, ऊपर ले जाएंगे उल्टा हो जाएगा, तो n बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति निकालनी है तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होती है। सूत्र कैसे आया? ये ऊपर आएगा कोणीय विस्थापन, नीचे समय अंतराल। तो एक चक्र में जो कोणीय विस्थापन होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, समय अंतराल टी के बराबर। टी का मान रख दीजिए, टी का मान 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो क्यू बी अपॉन एम बच जाएगा। ये तो बात थी तब जब कण कैसे प्रवेश करें, लंबवत। अब हमने दो चीजें देख ली, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता रहेगा, और अगर लंबवत प्रवेश करता है तो ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा। यानी कि वेग अगर लंबवत है तो वो वृत्ताकार पथ में गति कराता है, वेग अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो वो रेखीय गति कराता है। मान लीजिए कि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी नहीं है और लंबवत भी नहीं है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, कण इससे थीटा कोण पर प्रवेश करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वेग के, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये वेग है, वेग के घटक निकालना चाहूं तो वेग को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाओ, इस दिशा में ले जाने पर वेग का एक घटक हमें प्राप्त होगा, जो कि अगर मैं v को b की दिशा में ले जाऊं तो कोण कम हो जाएगा, और जिस दिशा में ले जाने पर कम होकर के 0 हो जाए वहां पर इस सदिश का कॉस घटक होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग का कॉस घटक होगा, v cos थीटा, जिसको हम कह सकते हैं vx, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। और अगर मैं इस v को इस रेखा के अनुदिश ले आऊं तो कोण का मान बढ़कर के 90 डिग्री हो जाएगा। जिस दिशा में कोण का मान किसी सदिश के लिए बढ़कर के 90 डिग्री हो जाए उस दिशा में उस सदिश का साइन घटक होता है, यानी इस दिशा में v साइन थीटा होगा। जब हमने इस v के दो घटक निकाल लिए तो इस v को भूल जाओ। दो घटक का मतलब यह है कि ये वे इन दो वेगों से मिलकर के बना हुआ है। अब v साइन थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, किसी भी राशि का घटक वो खुद राशि होती है, जैसे वेग का घटक वेग ही होगा, मान अलग हो जाएगा लेकिन होगा वो वेग ही। v साइन थीटा भी वेग ही है, v वेग है और v साइन थीटा भी वेग है, मान अलग अलग लेकिन है तो वेग ही। तो ये जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जो कहता है कि आवेश को वृत्ताकार पथ में गति कराओ, क्योंकि वेग जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वो उसे वृत्ताकार पथ में गति कराता है। इसको मैं वी वाई मान लेता हूं, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि v साइन थीटा जो वेग का घटक है वो कण को वृत्तीय पथ प्रदान करता है, और जो ये v cos थीटा ये कहता है कि नहीं नहीं, इसको वृत्त नहीं घुमाना, वृत्ताकार पथ में नहीं घुमाना, इसको तो सीधे सीधे लेके जाओ, रेखिक गति कराओ। अब एक घटक तो कह रहा है कि भाई सीधे सीधे रेखिक गति कराओ, और दूसरा घटक कह रहा है वृत्ताकार पथ में गति कराओ। तो क्या होगा, ये आवेश दोनों के प्रभाव में इस प्रकार से गति करेगा कि ये रेखिक गति भी हो जाए और वृत्ताकार गति भी हो जाए, और इसीलिए आवेश क्या होगा, कुंडलिनी पथ में गति करते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसको हेलिक्स गति कहते हैं। देखो गति भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक चक्कर में मान लीजिए कण ने यहां से चलना शुरू किया और यहां से चलते 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 ये यहां पर पहुंच गया, एक चक्कर पूरा हो गया इसका, ये पहुंच गया। एक चक्कर में इसने ये जो क्षैतिज दूरी तय की है इसको चूड़ी अंतराल कहते हैं हम,
तो वेग के दो घटक हो गए, एक तो हो गया वी एक्स, एक हो गया वी वाई। वी एक्स इसको क्षैतिज गति प्रदान कर रहा है और वी वाई इसको रेखिक गति वृत्तीय गति प्रदान कर रहा है। तो जहां पर भी वृत्तीय गति के नियम है, वृत्तीय गति के समीकरण है, उन सभी समीकरणों में v की जगह आ जाएगा वी वाई, और जो भी रेखिक गति के समीकरण होंगे इस आवेश के लिए वहां आ जाएगा वी एक्स। अभी अभी हमने बहुत सारी चीजें निकाली है। हमने कण का वेग निकाला, त्रिज्या निकाली, ठीक है, ये देखो हमने यहां पर त्रिज्या निकाली हुई है, यहां वेग निकाला हुआ है, यहां आवर्तकाल निकाला हुआ है, हमने इससे आगे आवृत्ति निकाली हुई है, हमने कोणीय आवृत्ति, ये सब किसके लिए? वृत्तीय गति के लिए। तो इन सब में जो वेग होगा v, वो होगा वी वाई यानी v साइन थीटा, क्योंकि इस वेग की वजह से ये वृत्तीय गति कर रहा है। तो जहां जहां v है वहां वी वाई लिख दो और v साइन थीटा लिख दो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कण के पथ की त्रिज्या। तो हम कहेंगे भाई कण के पथ की जो त्रिज्या है उसमें r बराबर जो mv अपॉन क्यूबी होता है, वहां v की जगह आ जाएगा वी वाई, और वी वाई का मान कितना है? v साइन थीटा। तो r बराबर हो गया mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। क्योंकि वृत्तीय गति वेग के साइन घटक की वजह से हो रही है, इसलिए वेग की जगह हम उसका साइन घटक रख रहे हैं। इसी प्रकार से वी वाई का मान कितना हो जाएगा? क्यूबी r अपॉन एम। अगर मैं t का मान निकालू तो t के मान में हम देख लेते हैं, t बराबर 2 पाई r अपॉन वी वाई। अब वी वाई का मान ऊपर अभी अभी हमने लिखा है क्यूबी r अपॉन एम, क्या लिख दो? t बराबर 2 पाई r अपॉन वी वाई, वी वाई का मान कितना है? क्यूबी r अपॉन एम। r से r कट गया तो t बराबर आ गया हमारे पास में 2 पाई m अपॉन क्यूबी। आप देखेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले भी आवर्तकाल के समीकरण में कहीं पर भी वेग था ही नहीं, यानी आवर्तकाल वेग पर निर्भर ही नहीं कर रहा था, और निर्भर नहीं कर रहा था इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो जो वेग पर निर्भर करेंगे केवल उनके मान में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आवृत्ति का मान निकालू तो आवृत्ति का मान कितना होता है? 1 बटा आवर्तकाल। चूंकि आवर्तकाल प्रभावित नहीं हुआ इसलिए आवृत्ति भी प्रभावित नहीं होगी, और आवृत्ति का मान पहले की तरह n बराबर 1 अपॉन टी से n बराबर 1 अपॉन टी, टी का मान 2 पाई m अपॉन क्यूबी रख दीजिए, तो आपके पास में n बराबर आ जाएगा क्यूबी अपॉन 2 पाई m, वो का वही आ जाएगा। अगर मैं कोणीय आवृत्ति निकालना चाहूं, अगर मैं कोणीय आवृत्ति निकालना चाहूं जिसका मान होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि टी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बटा टी। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब है क्यूबी 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, ये हमने निकाला। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्यूबी ऊपर चला गया, तो ओमेगा बराबर हो गया क्यूबी अपॉन एम। ये भी वो का वही आ गया, केवल त्रिज्या परिवर्तित हुई है, वेग परिवर्तित हुआ है। वेग v हुआ करता था जो v साइन थीटा हो गया है। किसका? घूर्णन का वेग। घूर्णन का वेग v साइन थीटा हो गया है। घूर्णन की त्रिज्या r बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी हो गई है। त्रिज्या चेंज हुई है और वेग चेंज हुआ है घूर्णन का, ठीक है। अब जब एक पिंड गति कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पिंड गति कर रहा है, इसने गति करना प्रारंभ किया, यहां से ये एक चक्कर लगा लिया। आप देखेंगे कि यहां से शुरू हुआ यहां पहुंच गया, एक चक्कर में, ये एक चक्कर पूरा कहलाता है। यहां से शुरू हुआ, ये वापस एक चक्कर पूरा करके यहां आ गया। तो एक चक्कर में ये कण जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को हम कहेंगे चूड़ी अंतराल। जैसे पेज को एक चक्कर घुमाने पर जितना आगे या पीछे जाता है, नट बोल्ट में आपने देखा होगा ना, उसको घुमाओगे तो या तो वो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। तो एक चक्कर घुमाने पर जितना अंदर या बाहर आए उसको हम कहते हैं चूड़ी अंतराल या पेच अंतराल। तो ऐसे ही ये कण एक चक्कर में जितनी दूर चला जाएगा क्षैतिज रूप से, क्षैतिज दूरी जितनी तय करेगा उसको हम कहेंगे चूड़ी अंतराल। आवेशित कण द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। अब अगर मैं क्षैतिज वेग निकालना चाहूं जो कि कितना है? vx है, तो ये vx बराबर क्या हो जाएगा? क्षैतिज दूरी x, जिसे चूड़ी अंतराल कह रहे हैं, बटा समय अंतराल t। एक चक्कर में, एक चक्कर के लिए निकालना चाहूं तो क्षैतिज दूरी हो गई x, ये x, और इस पूरे में समय t लग रहा है t, ठीक है। तो अगर मुझे x निकालना है तो t को इधर ले जाओ, तो आपके पास में क्या जाएगा? x बराबर
वी एक्स इंटू टी। अब मैं यहां मान रख दो, तो x बराबर यानी चूड़ी अंतराल बराबर t का मान तो है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और वी एक्स का मान है v cos थीटा। ये हम आपके पास में चूड़ी अंतराल आ गया। अगर कोई कहे कि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तो उसके लिए वेग और चूड़ी अंतराल के साथ साथ कण के पथ की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरीके से ज्ञात करना